नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 4 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका पूरी तरीके से अलग पड़ चुका है। उसके जितने साथ के लोग हैं वो उसका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं और साथ ही जिनके खिलाफ अमेरिका कभी गुंडागर्दी करने की कोशिश करता था, आज वही लोग बढ़ के अमेरिका का कॉलर पकड़ रहे कि भाई तू मार के देख, तुझसे ज्यादा तुझे मारूंगा। और साथ ही इजराइल लगातार सीज फायर को ब्रीच करने के न जाने कितने हथकंडे अपना रहा है। कौन सी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही लेबनान के साथ जंग कभी भी शुरू हो सकती है और इसको शुरू करने के लिए बाकायदा इजराइल ने अपने सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसरों से बातचीत की है। तो ये बातचीत क्यों की है, क्या मकसद था, क्या होने वाला है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने एक बड़ा बयान दिया है अमेरिका को लेके। ये बड़ा बयान क्या है, क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जो खबरें हैं बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि हर दिन हम ऐसी खबरें आपके सामने लाते हैं जिन खबरों को गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचने देता। तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दे और साथ ही कमेंट में आप मुझे सपोर्ट के तौर पे कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही वो आ रही है लेबनान के हवाले से। दरअसल लेबनान में लगातार इजराइल के हमले तेज हैं। अभी एक दिन पहले आईडीएफ ने दावा किया है कि नबतिया इलाके में इजराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक सीनियर लीडर मारा गया जिसका नाम था मोहम्मद अली हदीद। दरअसल मोहम्मद अली हदीद वो शख्स था जो लगातार इजराइल के खिलाफ प्लान बनाता था। इजराइल के ऊपर कोई भी हमला करना हो, मोहम्मद अली हदीद उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। दिमागी इतना कि टेक्निकल सर्विलांस क्या होता है, कैसे इंटेलिजेंस यूनिट को कवर किया जाता है, कैसे यूएवी को एम किया जाता है, कैसे किसी शख्स की जानकारी निकाली जाती है, किसके ऊपर सर्विलांस लगा के उसके फ़ोन को हैक करके ट्रैक किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें मोहम्मद अली हदीद कई सालों से करता रहा। कई सालों से मोहम्मद अली हदीद इजराइल की आंखों में खटक रहा था। फाइनली किसी गद्दार ने जब मुखबिरी कर दी और इजराइल को जानकारी लग गई कि मोहम्मद अली हदीद कहाँ पे हैं, तो एक कार से उस दिन वो जा रहे थे। इसी दौरान जब इजराइल को भनक लगी तो इजराइल ने बिना देरी के एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में उस शख्स की मौत हो गई। और साथ ही रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है कि 4 और लोगों की भी मौत हुई है। अब ये 4 लोकल लेबनानीज थे, ये किसी हिजबुल्लाह या फिर अन्य संगठन से संबंध नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल ने इनको मार दिया। अब हिजबुल्लाह के आदमी को मारा, ये तो इजराइल के लिए ठीक ठाक खबर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सीज फायर चल रहा है तो इजराइल लगातार हमले क्यों कर रहा है। तो मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल हिजबुल्लाह को छोड़ने वाला नहीं है और इधर हिजबुल्लाह सीज फायर की शर्तों का मान रख के कोई हमला नहीं कर रहा। तो मतलब क्या है, या तो इजराइल के हाथों हिजबुल्लाह मर मिट जाए या फिर हिजबुल्लाह पलट के वार कर ले। और ऑब्वियस सी बात है कि हिजबुल्लाह पलट के वार करेगा जरूर, और ये बात नेतन्याहू को भी पता है कि जिस हिसाब से हम बार बार पिंच कर रहे हैं आने वाले टाइम में हिजबुल्लाह पलट के वार करेगा। इसी वजह से आज रिपोर्ट निकल के सामने आई और रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेतन्याहू ने अपनी सीनियर सिक्योरिटी स्टाफ से हिजबुल्लाह को लेकर मीटिंग शुरू कर दी है। आज ये मीटिंग होनी है, इस मीटिंग में डिस्कशन होगा कि हिजबुल्लाह के साथ क्या किया जाए, किस हिसाब से जंग को शुरू किया जाए या फिर ना किया जाए, हमारी कितनी तैयारी है, हिजबुल्लाह की कितनी तैयारी, ये तमाम चीजें इजराइल मेजर करेगा, नेतन्याहू चेक करेगा अपने दिमाग से। और जब नेतन्याहू को लग जाएगा कि तैयारी हमारी पूरी है या फिर हिजबुल्लाह कमजोर है, तो ऐसे हाल में जंग भड़का दी जाएगी और फिर से इजराइल लेबनान के ऊपर फुल स्केल वार के तौर पे हमला करेगा। और जब पूरी दुनिया पूछेगी कि सीज फायर हुआ तो तुमने हमला क्यों किया, पहली बात तो कोई पूछेगा नहीं। दूसरी बात, अगर पूछा भी गया तो ऐसे हाल में ये कह देगा कि भाई हमारी शर्तें थी कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़े और हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं छोड़ा, इस वजह से हमने हमला कर दिया। तो मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल जब भी कहीं सीज फायर करता है एक पेच जरूर फंसा देता है कि अगर कोई हम पे उंगली उठाए तो हम उस चीज को मेंटेन कर सकें। सेम एक और चीज आप देखिए, इजराइल अपने आप को पूरी दुनिया में महफूज रखने के लिए कि कोई भी हमारे खिलाफ न सेंसन्स लगाए ना ही कोई हमसे सवाल करे, इसको लेके इजराइल ने अपना नया तरीका भी अपनाया है। इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने लोगों को अलग अलग जगहों पे भेजना शुरू कर दिया, अलग अलग जगहों पे। जैसे एक शख्स हैं गिरदोन सार, इनका नाम आपने सुना होगा, ये इजराइल के बहुत बड़े मंत्री हैं और ये आने वाले वक्त में भारत के दौरे पे आएंगे।
अब भारत के दौरे पे क्यों आएंगे? क्योंकि इनको भारत से अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं। अब भारत से तो ऐसे इजराइल के ताल्लुकात ठीक ठाक है, तो बेहतर क्यों करने हुआ आप जान लो। दरअसल अमेरिका ने अपने बड़बोलेपन में कई सारे देशों से दुश्मनी ले ली। अब इजराइल को लगता है कि अगर भारत हमारे खिलाफ आ गया या फिर भारत जैसे देश हमारे खिलाफ आ गए तो ये भी एक दिक्कत की बात है। तो ऐसे हाल में अमेरिका के जितने दोस्त हैं उनको तो अमेरिका मैनेज कर लेगा, लेकिन अमेरिका ने जिन देशों से दुश्मनी ले रखी है, जिन देशों के ऊपर टैरिफ या फिर सेंक्शंस लगा रखा है, अगर उन देशों से हम अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें तो चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, कोई भी मेरे खिलाफ बोलने वाला नहीं है। खैर, बोलने वालों में से एक शख्स निकल के सामने आया है और इसने इजराइल के खिलाफ एक बयान दिया है। और हालांकि इस बयान का कोई खास मायने नहीं है, लेकिन अपने ही स्वार्थ में सही इस देश ने कम से कम आईना दिखाने का काम किया इजराइल को, और इस देश का नाम है तुर्की। दरअसल तुर्की की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आया कि इजराइल लगातार सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है और अगर ऐसा ही करता रहा तो हमें मजबूरी में हमास को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये बात जब निकल के सामने आई तुर्की द्वारा, तो इजराइल ने इस बात को कंडेम्ड किया और कहा कि जिस हिसाब से तुर्की हमारे खिलाफ बातें बोलता है, फिलिस्तीन के हक में बोलता है, जाहिर सी बात है तुर्की हमास को सपोर्ट करता है। अब ये बात जब इन्होंने बोली तो तुर्की ने भी पलट के वार किया और कहा कि अगर आप चाहो तो हम आपकी तरफ से नेगोशिएशन में बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन शर्तें फिर हमारी भी माननी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं तुर्की भी एक नए बयान के साथ इजराइल को छेड़ रहा है और अपने खलीफा बनने की लालच में ही सही, लेकिन इजराइल की आंखों में आंखें डाल के तुर्की देख रहा। तो मतलब बड़ा साफ है कि आने वाले टाइम में तुर्की और इजराइल भी भिड़ सकते हैं। इधर लेबनान के साथ जंग की शुरुआत कर ही रहा है इजराइल, और सीरिया पे भी उसने क्या कुछ किया है मैंने आपको कल डिटेल में बताया था, और गजा के क्या सूरत हाल है वो तो बताने की जरूरत नहीं, वो चीज़ें आपको पता ही है। खैर, ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इसी दौरान ईरान से बड़ी खबर निकल के सामने आई कि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने साफ तौर पे बयान दे के अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के वो बात बोली है जो शायद अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब बोल देते तो आज हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। दरअसल ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने एक बात बोली, और ये बात ट्रंप के एक बयान के लगभग 12 या 13 दिन बाद बोली। दरअसल 4-6 दिन पहले, 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली थी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ से थोड़े से खिसके हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले कहा कि ईरान को हम परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ईरान को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ईरान का परमाणु हथियार अगर बन गया या फिर वहाँ पे परमाणु रिएक्टर भी बन गया, ध्यान दीजिएगा, परमाणु हथियार और परमाणु रिएक्टर अलग अलग चीज़ें हैं। परमाणु रिएक्टर का मतलब यह है कि उससे बिजली पैदा की जाएगी, और परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन का मतलब जिससे किसी पे हमला करके उसको मारा जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उससे एनर्जी निकलती है, और जो वेपन होता है उससे तो सिर्फ मौत बरसती है। तो दोनों में अंतर, एक अच्छे काम के लिए, एक बुरे काम के लिए। तो ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाता है तो ये हमारे लिए सही नहीं है और हम उस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनने नहीं देंगे। इसी के बाद ईरान की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आया, और वहाँ पे अब्बास अराची थे, तमाम और बड़े बड़े लोग थे, पेजेस्किन साहब थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम कसम खाते हैं, इतना बोला है कि हम कसम खाते हैं कि हम अपने सबसे पावरफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएंगे और सबसे पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाएंगे और हमको कोई रोक नहीं सकता। अब ये धमकी जब दे दी गई तो इस धमकी के बाद उधर से बड़ा बयान निकल के सामने आया, यानी अमेरिका की तरफ से, कि देखो अगर बनाना है तो बनाओ, लेकिन और हमसे एक बार डिस्कशन कर लो। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अब इनको डर है। डर किस बात का? कि अगर ईरान ने बना लिया तो हमारी वाहवाही नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर हमारी मर्जी के साथ ईरान ने बनाया तब तो हमारी वाहवाही हो जाएगी। भाई देखो, हमने परमिशन दिया तब ईरान ने बनाया, अदरवाइज ईरान की अपनी कोई हकीकत नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, ईरान बना नहीं पाया। लेकिन ईरान है कि वो बना के रहेगा। तो अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका ने कहा कि भाई अगर आपको बनाना है तो आओ हमसे बातचीत करो, हमसे डिस्कस करो, हमसे डील करो, और अगर डील फाइनल हो जाती है तो तुम बना लो। अब इन्होंने बोला था तो इनको लगा कि अब ईरान आएगा कि चलो परमिशन मिल गया, बना लेते हैं, परमिशन मिल गया तो अमेरिका से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची ने पहला बड़ा बयान दिया और कहा कि ईरान को कोई न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की जल्दी नहीं है, बनाएंगे हम जरूर और अपनी शर्तों पे ही बनाएंगे। कोई भी देश हमें मजबूर और मजलूम न समझे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, और अमेरिका के इशारे पे तो हम बिल्कुल नहीं नाचेंगे। इस बात को अमेरिका बिल्कुल याद कर ले। अब ये बयान अब्बास अराची का वायरल हो ही रहा था। इसी दौरान
जो आयतुल्लाह खामनेई साहब थे उन्होंने तो आग में घी डाल दिया। आयतुल्लाह खामनेई साहब का बड़ा बयान निकल के सामने आया कि हम अमेरिका से बातचीत ही नहीं करेंगे। अमेरिका को हमसे बातचीत करनी हो तो सबसे पहले इजराइल का सपोर्ट करना बंद कर दें। अगर अमेरिका को ईरान से एक शब्द भी बोलना हो तो पहली शर्त यह है कि भैया तुम छोड़ दो इजराइल का साथ। इजराइल का साथ तुम रख भी रहे हो, चलो ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, तुम रखो, तुम उसके साथ बिजनेस करो, उसको पैसे कमवाओ, तुम भी अमीर बनो, वो भी अमीर बने, दोनों देश की आवाम सुख शांति से बैठे रहें। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गजा पे हमला करने के लिए, लेबनान पे हमला करने के लिए, साथ ही फिलिस्तीन को टारगेट करने के लिए, सीरिया को टारगेट करने के लिए तुम्हें हथियार और पैसे नहीं देने हैं। अगर तुम ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हो तो आओ बातचीत करो, इंसानियत के नाते बातचीत करो, मानवता के नाते बातचीत करो, वो तो ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इजराइल का सपोर्ट करोगे, इधर ईरान से भी डील कर लोगे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम तुमसे बातचीत नहीं करेंगे, हमको जो करना होगा कर लेंगे। अब ईरान की तरफ से एक खुली धमकी जब निकल के सामने है तो अभी तक अमेरिका का इतना समूह नहीं खुला है। ये सोचते हैं कि हम सेंसन्स लगा के सबको कमज़ोर कर लेंगे। हर जगह के लीडर पाँव पकड़ने वाले नहीं हैं, हर जगह के लीडर घुटनों में गिरने वाले नहीं। इस बात को ट्रम्प साहब समझ लो। अच्छा, आज इनके साथ के लोग भी ट्रम्प को कैसे छोड़ के जा रहे हैं वो आप समझ लो। आज यूक्रेन की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आया है कि यूक्रेन को अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन ने एक चीज़ नोटिस की कि जब यूक्रेन की गरज थी, यूक्रेन का अपना काम था, तो कैसे यूक्रेन को जलील किया गया, कैसे कोट नहीं पहनते इसको लेके बोला गया, तुमको तमीज़ नहीं बात करने के लिए ये तक बोल दिया गया जेलेंस्की को। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर हमसे हथियार खरीदोगे तो ठीक, नहीं तो हम तुम्हारी सिक्योरिटी का जिम्मा नहीं उठा पाएंगे। उसके बाद भी यूक्रेन ने जो खास मिसाइलें मांगी थी वो खास मिसाइलें उसको नहीं दी गई। ये तमाम चीज़ें यूक्रेन ने जब नोटिस की तब यूक्रेन ने आप साफ तौर पर कह दिया है कि भैया ऐसा है, अगर हमको लड़ना है, हमको जीतना है रशिया से, या फिर हमें अपना सर्वाइवल मेंटेन करना है, तो भी हमें खुद के पैसे कमाने पड़ेंगे, हमें खुद का बिजनेस करना पड़ेगा और हमें खुद से खुद को अमीर बनाना पड़ेगा। और ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो ठीक है, अगर हम अमेरिका पे यूं ही डिपेंड रहते हैं तो हमारे लिए सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। आज यूक्रेन भी अमेरिका के मुंह पे कर रहा है, साथ ही इजराइल ने तो साथ छोड़ ही दिया। कैसे, आप देख लो, इजराइल के प्रधानमंत्री 4 बार बोल चुके हैं कि हम अपने मामलों में अमेरिका पे नहीं निर्भर हैं। साथ ही भारत के ऊपर लगातार सेंसस और टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिका, और इधर जो गियोन सार है वो मिलने आ रहे जयशंकर साहब से। तो ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि ज़्यादा बड़बोला होने से भी आदमी की बेइज्जती ही होती है। खामनेई ने बल भर के सुनाया। अब कोई बच्चों की लड़ाई तो है नहीं कि हाथापाई करेंगे, मुँह से बोलना बहुत होता है। साथ ही 12 दिन की जंग में क्या हुआ था इनका आपको पता ही है। इधर इजराइल ने भी इनको छोड़ दिया, इधर यूक्रेन ने भी छोड़ दिया। आने वाले टाइम में ये भाई साहब यहाँ से हल्के होके पागल होके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये चाहते हैं कि मैं जो बोलूँ वो हो जाए। घर में कुछ नाराज फुफ्फा ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं जो बोलूँ वो हो जाए, और जब नहीं होता तो फुफ्फा को रोना आता है। सेम हाल इन फुफ्फा का है हमारे, ये बस नाराज होना चाहते हैं और तो इनको कुछ आता नहीं, क्या कहा जाए। खैर, लेबनान और गजा की हालत इस बीच नाजुक बनी हुई है। लगातार ऑब्जर्वेशन मेरा जारी है, जैसे ही कुछ होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरे साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, यानी मेरे जो भाई लोग हैं जो इस सेम फील्ड में, थोड़ा सा खबरें जल्दी लाते हैं, मैं थोड़ा सा लेट लाता हूँ, और उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं खबरों को बिना वेरीफाई किए नहीं दिखाता आपको। उसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह है कि अगर मैं आपको खबरें वेरीफाई करके नहीं दिखाऊंगा तो मेरे और आपके बीच कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बनी रहेगी, और ऐसे हाल में कभी फेक खबर, कोई सही खबर, कोई अच्छी खबर, कोई गलत खबर, चाटुकारिता में आ जाएगा मामला। इसी वजह से पहले वेरीफाई हो जाए तभी आपको दिखाता हूँ। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।